This is Parshva International School and we're going to discuss lecture 4 वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। वर्गीकरण में पार्ट चौथा है, ये क्लास 11th का। इस लेक्चर में बात करेंगे वर्गीकरण के आधार का। इससे पहले हमने जो पिछला लेक्चर था उसमें बात की थी जो अलग अलग प्रकार के संघ हैं अकशेरुकियों के, उनके नाम के अर्थ क्या है। यहाँ हम बात कर रहे हैं कौन कौन से आधार है, क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनके आधार पर वर्गीकरण किया गया है। कई सारी चीज़ें जिसमें से आज इस लेक्चर में सिर्फ 2 की ही बात करेंगे, बाकी की बात नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो जो 2 मुख्य चीज़ें हैं सबसे पहले उनकी बात करें। पहला है सम्मिति। सिमेट्री। सबसे पहले सम्मिति की बात कर रहे हैं। सम्मिति क्या होती है? हम किसी भी जीव को 2 बराबर भागों में बांट सकते हैं या नहीं बांट सकते हैं। उसके बॉडी के 2 हिस्से एक दूसरे के बराबर है या नहीं है, यही उसकी सम्मिति कहलाती है। जैसे एक क्लासरूम है तो क्लासरूम बिल्कुल स्क्वायर है, चौकोर है, मैं कहीं से भी इसको 2 पार्ट में बराबर डिवाइड कर सकता हूँ। उसी तरह से यहाँ पर ये जो सम्मिति है, सम्मिति के आधार पर जीव 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले असम्मित, दूसरा अरियसममित और तीसरा द्विपार्श्व सममित। तो इस तरह से 3 प्रकार के जीव हमें मिल जाएंगे पृथ्वी पर। असम्मित की अगर बात करें तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल अमीबा, जो आपने हमेशा पढ़ा है, देखा होगा चित्र में और सुना होगा उसके बारे में। तो जो अमीबा है वो कुछ इस तरह का होता है। ये तो कुछ ज़्यादा ही हो चुका है, लेकिन एक्चुअल में उसकी बॉडी कोई साइज़ नहीं होती है। इसकी बॉडी की कोई पर्टिकुलर साइज़ नहीं होती, बॉडी का शेप चेंज होता रहता है। इसीलिए आप इसको बॉडी के किसी भी एंगल से 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते। एंगल कोई भी हो सकता है, लेकिन लाइन मुख्य अक्ष से गुजरनी चाहिए। बस एक ही रूल है, सिंपल सा ध्यान रखें आप। अगर आपको किसी की सम्मिति निर्धारित करनी है तो उसको उसके शरीर से एक हाइपोथेटिकल, एक काल्पनिक रेखा को गुजारना होगा। ये काल्पनिक रेखा उसके शरीर से गुजरेगी, लेकिन उसके मुख्य अक्ष से, ऐसा नहीं कहीं से भी निकाल दिया आपने, उसके मुख्य अक्ष से वो रेखा गुजरनी चाहिए। और उसके बाद अगर वो जीव 2 बराबर भागों में नहीं बंटता है तो वो असममित होगा। जैसे इस स्थिति में है, आपने यहाँ से गुजारा, ये नहीं बटा। मैं इसको यहाँ से अगर करूँ तो तब भी लेफ्ट एंड राइट, कोई भी जो ऊपर नीचे जैसा भी है, ये पॉसिबल नहीं है 2 इक्वल हाफ में, 2 बराबर भागों में। मैं इसको अगर इस तरह से करूँ तो तब भी पॉसिबल नहीं है, ये 2 बराबर भागों में बट ही नहीं रहा है क्योंकि ये असममित है। इसी तरह से पॉरीफेरा, सिलेंट्रा के कुछ मेंबर भी इसी कैटेगरी में आ जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अरियसममित की। अरियसममित, जिनको आप एक फुटबॉल का एग्जांपल ले सकते हो आप। जैसे टिनोफोरा के मेंबर जो गोल होते हैं, ये लगभग पूरा गोल है, तो आप इसको 2 भागों में बांट सकते हैं। सबसे आराम से, सबसे सरल तरीके से इसको आप 2 भागों में बांट सकते हैं। जैसे मैं कुछ इस तरह से करूँगा, ये इसका मुख्य अक्ष है, तो लाइन अगर यहाँ से निकल रही है तब ये 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड है। लाइन अगर यहाँ से निकल रही है तब भी ये 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड है। और लाइन अगर यहाँ से निकल रही है तब भी ये 2 बराबर भागों में बटा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में यह अरियसममित कहलाएगा। अब ये द्विअरिय भी हो सकता है, त्रिअरिय भी हो सकता है, चतुरअरिय, पंचअरिय भी हो सकता है। कितनी जगह से आप बांट सकते हैं उसके आधार पर ये चेंज हो जाएगा। इसके एग्जाम्पल टिनोफोरा के मेंबर आ सकते हैं क्योंकि गोल होते हैं और इस तरह से उनको बांटा जा सकता है। किसी भी एंगल से, कोई भी एंगल, कोई भी तल हो सकता है, लेकिन लाइन ध्यान ये रखना है मुख्य अक्ष से निकलनी ज़रूरी है। बात करें द्विपार्श्व सममित। द्विपार्श्व सममित में जैसे एक अगर बात करें ह्यूमन, मैं एक ह्यूमन का चित्र बनाता हूँ।
ये एक ह्यूमन है। आप इसको 2 बराबर भागों में बांट सकते हैं, बिल्कुल बांट सकते हैं। यहाँ से लाइन मुख्य अक्ष से निकल रही है और मैंने इसको 2 बराबर भागों में बांट दिया है। ये इसका राइट है और ये इसका लेफ़्ट है। ये इस तरह से है, ये इस तरह से, तो इधर राइट है और इधर इसका लेफ़्ट है। तो मैं इस तरह से बीच में 2 बराबर भागों में बांट सकता हूँ, लेकिन एक ही तल से। तो जब किसी भी जीव को एक ही तल से 2 बराबर भागों में बांट सकते हैं, लेफ़्ट एंड राइट, तो उस कंडीशन में वो द्विपार्श्व सममित हो जाएगा। अब मैं इसको इस तरह से काटूँ तो पॉसिबल नहीं होगा, ऐसे अगर काटूँ तभी 2 बराबर भाग पॉसिबल नहीं होगा, और ऐसे एक आगे का भाग एक पीछे का भाग इस तरह से काटूँ तब भी पॉसिबल नहीं होगा। बीच में से अगर लाइन निकलती तब भी ये 2 बराबर भागों में नहीं बटेगा, लेकिन इस तरह से 2 बराबर भागों में बटा हुआ है, इसीलिए इसे द्विपार्श्व सममित कहते हैं। अब आप अगर ऐसे जीव जो अभी सबसे ज़्यादा मिल रहे हैं, टिड्डियाँ, उनको लेकर करें, सेम मिलेगा आपको। आप बात करें बटरफ्लाई की, आप बात करें केंचुए की, आप बात करें मेंढक की, मगरमच्छ की, सांप की, पक्षी की, मछली की, सभी को आप 2 बराबर भागों में बांट सकते हैं। तो ये सभी द्विपार्श्व सममित। तो इसके एग्जाम्पल अपन ले सकते हैं प्लेटीहेलमिन्थेस से लेकर कॉर्डेटा तक के सभी सदस्य। बस कुछ बीच में इकाइनोडर्मेटा में कुछ अपवाद आपको मिल जाएंगे, लेकिन लगभग कुछ अपवाद के अलावा बाकी सभी जो है वो द्विपार्श्व सममित हैं। सममिति के बाद दूसरी बात करते हैं भ्रूणीय झिल्लियों की। या इनको जर्मिनल लेयर्स कह सकते हैं। तो झिल्लियाँ जो है या परतें इसके आधार पर 2 भागों में बांटा जा सकता है। द्विकोरक तथा त्रिकोरक। तो जीवों को 2 भागों में बांट सकते हैं हम, द्विकोरक तथा त्रिकोरक। द्विकोरक के एग्जाम्पल अगर लें तो ये पॉरीफेरा सिलेंटेटा हो जाएंगे, और त्रिकोरक के अगर एग्जाम्पल लें तो सिलेंटेटा के बाद प्लेटीहेलमिन्थेस से लेकर आगे कॉर्डेटा तक के सभी सदस्य त्रिकोरक में आता है। अब ये है क्या द्विकोरक त्रिकोरक? तो हमारे शरीर में 3 जर्मिनल लेयर्स मिलती है, 3 जनन झिल्लियाँ मिलती है। ये जो 3 जनन झिल्लियाँ यहाँ पर, इनमें 2 जनन झिल्लियाँ और इनमें 3 जनन झिल्लियाँ, 2 जर्मिनल लेयर्स एंड 3 जर्मिनल लेयर्स। ये झिल्लियाँ हैं द्विकोरक के अंदर एक्टोडर्म तथा एंडोडर्म। इनके अंदर है एक्टोडर्म, मीजोडर्म तथा एंडोडर्म। इस प्रकार ये 3 झिल्लियों वाले हैं और वो 2 झिल्लियों वाले। अब कौन है? पॉरीफेरा सिलेंटेटा 2 झिल्लियों वाले हैं, इनमें एक्टोडर्म एंडोडर्म मिलता है। बीच में इनमें मीजोग्लिया मेसेनकाइम भरा रहता है। त्रिकोरक एक्टोडर्म मीजोडर्म एंडोडर्म जो 3 झिल्लियों वाले हैं, जैसे मनुष्य और प्लेटीहेलमिन्थेस आगे के सभी सदस्य। ये 3 झिल्लियाँ हमारे शरीर में है कहाँ पर? अगर हमारे शरीर की बात करें तो ऐसा नहीं है कि हमारे शरीर में यहाँ पर ये ऊपर वाली जो है ये एक्टोडर्म है, ये त्वचा जब हटेगी तो उसके नीचे मीजोडर्म आएगी और उसके नीचे एंडोडर्म। ऐसा नहीं है। हमारे शरीर के कुछ अंग एक्टोडर्म से बने हुए हैं, कुछ मीजोडर्म से बने हुए हैं, तथा कुछ अंग ऐसे हैं जो एंडोडर्म से बने हुए हैं। हम अगर बात करें इन झिल्लियों की, झिल्लियाँ बनती कब है, किस भ्रूणीय अवस्था में, तो ये बनती है गैस्ट्रुला में। एक ही नाम आपको याद रखना होगा, गैस्ट्रुला। सिंपल सा ये होता है कि जब निश्चन हो जाता है तो उसके बाद में युग्मनज का निर्माण होता है। युग्मनज एक कोशिकी की संरचना है जो 2n होती है। युग्मनज से बनता है मोरुला। मोरुला बहुकोशिकीय अवस्था है, लेकिन उसकी साइज़ युग्मनज के समान होती है। मोरुला को हिंदी में तुतक बोलते हैं।
मोरुला के बाद स्थिति आती है ब्लास्टुला की। ब्लास्टुला और मोरुला में डिफरेंस ये है, मोरुला में 16 से 32 कोशिकाएं होती है, साइज युग्मनज जैसी होती है, लेकिन जो ब्लास्टुला है उसकी साइज़ बड़ी होती है, उसमें एक गुहा भी होती है जिसको ब्लास्टोसील कहते हैं। छोटी और बड़ी 2 प्रकार की कोशिकाएं होती है, मैक्रोमियर, माइक्रोमियर, दीर्घ कोरक, गुरु कोरक, लघु कोरक, और साथ में कोरक की साइज़, यानी ब्लास्टुला को हिंदी में कोरक कहते हैं, ब्लास्टुला की साइज़ मोरुला से बड़ी होती है। ब्लास्टुला अलग अलग प्रकार के होते हैं अलग अलग जीवों में, डिस्कोब्लास्टुला, स्टीरियोब्लास्टुला, एम्फीब्लास्टुला, स्टोमोब्लास्टुला, लेकिन मनुष्य में जो होता है वो होता है ब्लास्टोसिस्ट। तो ब्लास्टुला या ब्लास्टोसिस्ट के बाद में जो अवस्था आती है वो है गैस्ट्रुला अवस्था। गैस्ट्रुला अवस्था में निर्माण होता है 3 भ्रूणीय झिल्लियों का, बीच में एक गुहा होती है जिसको आर्केंट्रोन कहते हैं, इसका एक मुख होता है, इसको ब्लास्टोपोर कहते हैं, उनकी बात नहीं करेंगे, लेकिन जो 3 झिल्लियाँ हैं उसका निर्माण गैस्ट्रुला अवस्था में हो रहा है, और वो 3 झिल्लियाँ यही है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। लेकिन जो द्विकोरक हैं उनमें मात्र 2 झिल्लियों का ही निर्माण होता है, वहाँ पर उनमें 3 झिल्लियों का निर्माण नहीं होगा। तो इस प्रकार यहाँ पर आज सममितीय और इन झिल्लियों की, जनिक झिल्लियों की ही बात करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में आगे के जो आधार है, जिसके आधार जो जैसे सिलोम, उसकी बात करेंगे, खंडी भवन की बात करेंगे, जो जिसके आधार पर वर्गीकरण किया गया है।